हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन पॉइंट। एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम शशि शरण सर की एनसीईआरटी 360 डिग्री का इतिहास देखने वाले हैं और इसमें हम कक्षा 10th का स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम कक्षा 9 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम कक्षा 10 का पार्ट 1 देखेंगे, पेज नंबर 157 से लेकर के 166 तक। ये सीरीज जो है हमारा सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होगा और खास करके बिहार में जो एग्जाम होने वाले हैं, बीपीएससी, एईडीओ, टीआरई-4, बीएसएससी, बिहार दरोगा और जो भी एग्जाम है उनके लिए तो ये बिल्कुल रामबाण सिद्ध होगा। तो यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं साइड में जो बेल आइकन है उन्हें प्रेस करें ताकि हमारे चैनल पर आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। इसका पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, फ्रेडरिक सौर्यू किस देश से संबंधित कलाकार था? फ्रेडरिक सौर्यू किस देश से संबंधित कलाकार था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ये जो है फ्रांस से संबंधित कलाकार था। 1848 में एक फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सौर्यू ने 4 चित्रों का एक श्रृंखला बनाई। इसमें उसने सपनों का एक संसार रचा जो उसके शब्दों में जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बना था। अगला प्रश्न है, फ्रेडरिक सौर्यू जो है 4 चित्रों का एक श्रृंखला कब बनाई थी? फ्रेडरिक सौर्यू ने 4 चित्रों की श्रृंखला कब बनाई थी? तो ये बनाई थी 1848 ईस्वी में। 1848 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, निरंकुशवाद शब्द से आप क्या समझते हैं? निरंकुशवाद शब्द से आप क्या समझते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, एक ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था है जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता है, उसे निरंकुशवाद शब्द कहते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति कब हुई थी? राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति कब हुई थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, ये हुई थी 1789 ईस्वी में। 1789 ईस्वी में जो है राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति हुई थी। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति जो 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई। जैसा कि आपको याद होगा कि 1789 में जो है फ्रांस एक ऐसा राज्य था जिसके संपूर्ण भूभाग पर एक निरंकुश राजा का आधिपत्य था। फ्रांसीसी क्रांति से जो राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव हुए उनसे प्रभुसत्ता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में हस्तांतरित हो गई। अगला प्रश्न है, राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किस क्रांति से हुई? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ये हुई थी फ्रांसीसी क्रांति से। फ्रांसीसी क्रांति से हुई। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति जो है 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई। ये जो है मैंने पिछले प्रश्न में पढ़ा ही था, वही दोहराया गया है। फ्रांसीसी क्रांति से हुई है राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए इनमें से कौन सा कथन जो है सत्य है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, केवल 1 और 3 नंबर कथन इसमें सत्य है। इसमें जो है केवल 1 और 3 नंबर कथन सत्य है। 1789 ईस्वी में जो है फ्रांस का एक ऐसा फ्रांस एक ऐसा राज्य था जिसके संपूर्ण भाग पर एक अंकुश राजा का आधिपत्य था। और तीसरा है, फ्रांसीसी राष्ट्र का लक्ष्य था कि वे यूरोप के लोगों को निरंकुश शासकों से मुक्त कराए। ये दोनों कथन जो है इसका बिल्कुल सत्य है। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति के समय जर्मन पंचांग का मुख्य पृष्ठ किस पत्रकार ने डिजाइन किया था? फ्रांसीसी क्रांति के समय जो है जर्मन पंचांग का मुख्य पृष्ठ किस पत्रकार ने
डिजाइन किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ये डिजाइन किया था एंड्रियास रेबमान ने। एंड्रियास रेबमान ने। नेपोलियन बोनापार्ट की संहिता के नाम से किसे जाना जाता है? नेपोलियन बोनापार्ट की संहिता के नाम से जो है इनमें से किसे जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, 1804 की नागरिक संहिता को जो है नेपोलियन बोनापार्ट की संहिता के नाम से जाना जाता है। 1804 ईस्वी की नागरिक संहिता को नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति के संदर्भ में जो है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए इनमें से कौन सा कथन जो है सत्य है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। इसमें जो है उपयुक्त सभी कथन सत्य है। इसमें उपयुक्त सभी कथन सत्य है फ्रांस की क्रांति के संदर्भ में। नेपोलियन ने कानून के समक्ष बराबरी और संपाति के अधिकार को सुरक्षित बनाया। नेपोलियन की संहिता को फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्रों में भी लागू किया गया। डच गणतंत्र, स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मनी में नेपोलियन ने प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया, सामंती व्यवस्था को खत्म किया और किसानों को भू दासत्व और जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति दिलाई। नेपोलियन ने फ्रांस में राजतंत्र वापस लाकर प्रजातंत्र को नष्ट कर दिया था। अगला प्रश्न है, लाइपत्सिग का युद्ध कब हुआ था? लाइपत्सिग का युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 1813 ईस्वी में। लाइपत्सिग का युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 1813 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, नेपोलियन ने इटली पर कब हमला किया था? नेपोलियन ने जो है इटली पर कब हमला किया था? तो नेपोलियन ने इटली पर हमला किया था 1797 ईस्वी में। 1797 ईस्वी में जो है नेपोलियन ने इटली पर हमला किया था। इटली का एकीकरण कब हुआ था? इटली का एकीकरण कब हुआ था? 1859 से 1870 के बीच में जो है इटली का एकीकरण हुआ था। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? तो जर्मनी का एकीकरण हुआ था 1866 से 1871 के बीच में। 1866 से 1871 के बीच में जो है जर्मनी का एकीकरण हुआ था। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड में औद्योगिकीकरण किस सदी में आरंभ हुआ था? इंग्लैंड में औद्योगिकीकरण किस सदी से आरंभ हुआ था? तो ये आरंभ हुआ था 18वीं सदी में। 18वीं सदी में जो है इंग्लैंड में औद्योगिकीकरण की जो है स्थापना आरंभ हुआ था। फ्रांस और जर्मनी में औद्योगिकीकरण किस सदी में आरंभ हुआ था? फ्रांस और जर्मनी में जो है औद्योगिकीकरण आरंभ हुआ था 19वीं सदी में। 19वीं सदी में जो है फ्रांस और जर्मनी में औद्योगिकीकरण स्थापित हुआ था। उदारवादी राष्ट्र के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और बताइए इसमें कौन सा कथन जो है सत्य है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, इनमें सभी कथन जो है सत्य है। इनमें सभी कथन जो है उदारवादी राष्ट्रवाद के संदर्भ में बिल्कुल सत्य है। यूरोप में 19वीं सदी के शुरुआती दशकों में राष्ट्रीय एकता से संबंधित विचार उदारवाद से करीब से जुड़े थे। बिल्कुल सत्य कथन है। और दूसरा कथन है, नए मध्य वर्गों के लिए उदारवाद का मतलब था कि व्यक्ति के लिए आज़ादी और कानून के समक्ष सबकी बराबरी। आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद बाजारों की मुक्ति और चीज़ों तथा पूंजी के आवागमन पर राज्य द्वारा लगाए गए नियंत्रणों को खत्म करने के पक्ष में था। ये तीनों कथन जो है बिल्कुल सत्य है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, इनमें से सभी। नेक्स्ट है, नेपोलियन की हार जो है किस वर्ष हुई थी? नेपोलियन की हार किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 1815 ईस्वी में। 1815 ईस्वी में जो है नेपोलियन की हार हुई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए इनमें कौन सा कथन जो है सत्य है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। इनमें 1, 3 और 4 नंबर कथन सत्य है। इनमें जो है कथन 1, 3 और 4 नंबर बिल्कुल सत्य है। नेपोलियन की हार के बाद यूरोपीय सरकारें रूढ़िवाद की भावना से प्रेरित थीं। और तीसरा है, समझौते तैयार करने के लिए सभी प्रतिनिधि वियना में मिले थे। वियना संधि का उद्देश्य जो है उन कई सारे बदलावों को खत्म करना था जो नेपोलियन युद्धों को दौरान हुए थे। अगला प्रश्न है, नेपोलियन ने जर्मन महासंघ में कितने राज्य स्थापित किया था?
नेपोलियन ने जर्मन महासंघ में जो है कितने राज्य स्थापित किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, इनने जो है 39 राज्य स्थापित किया था। नेपोलियन ने जर्मन महासंघ में 39 राज्य स्थापित किया था। नेक्स्ट है, जिउसेपी मैत्सिनी कहाँ का क्रांतिकारी था? जिउसेपी मैत्सिनी जो है कहाँ का क्रांतिकारिक था? तो ये क्रांतिकारी था इटली का। इटली का क्रांतिकारी था जिउसेपी मैत्सिनी। अगला प्रश्न है, जिउसेपी मैत्सिनी का जन्म कहाँ हुआ था? जिउसेपी मैत्सिनी का जन्म कहाँ हुआ था? इसका जन्म हुआ था जेनेवा में। जेनेवा में जो है जिउसेपी मैत्सिनी का जन्म हुआ था। बोल रहा हूँ। ऐसा ही भी वह व्यक्ति था इटली का क्रांतिकारी जिउसेपी मैत्सिनी, उसका जन्म जो है 1807 में जिनेवा में हुआ था और वह कार्बोनारी के गुप्त संगठन का सदस्य बना। जिउसेपी मैत्सिनी का जन्म कब हुआ था? तो ये हुआ था 1807 ईस्वी में। 1807 ईस्वी में। यंग इटली और यंग यूरोप की स्थापना किसने किया था? यंग इटली और यंग यूरोप की स्थापना किसने किया था? ये क्या था? जिउसेपी मैत्सिनी ने। जिउसेपी मैत्सिनी ने जो है यंग इटली और यंग यूरोप की स्थापना किया था। प्रथम उदारवादी विद्रोह जो है फ्रांस में कब हुआ था? फ्रांस में प्रथम उदारवादी विद्रोह कब हुआ था? 1830 ईस्वी में हुआ था फ्रांस में प्रथम उदारवादी विद्रोह। अगला प्रश्न है, जब फ्रांस छिकता है तो बाकी यूरोप के सर्दी जुकाम हो जाता है। जब फ्रांस छिकता है तो बाकी यूरोप की सर्दी जुकाम हो जाता है। यह कथन जो है किसका है? तो यह कथन है मेटरनिक का। यह कथन जो है मेटरनिक का है। अगला प्रश्न है, यूनानियों का आज़ादी के लिए संघर्ष कब आरंभ हुआ था? यूनानियों का आज़ादी के लिए संघर्ष जो है कब आरंभ हुआ था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, यह आरंभ हुआ था 1821 ईस्वी में। 1821 ईस्वी में जो है यूनानियों की आज़ादी के लिए संघर्ष आरंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कौन सा कथन जो है सत्य है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। इसमें केवल 2 नंबर कथन जो है सत्य है। केवल 2 नंबर कथन इसमें सत्य है कि राष्ट्र के विचार के निर्माण में संस्कृत ने एक अहम भूमिका निभाई। ये कथन जो है इसका सत्य है। अगला प्रश्न है, यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता किस संधि से मिली? यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता जो है किस संधि से मिली? तो ये मिली है कुस्तुनतुनिया की संधि से। कुस्तुनतुनिया की संधि से जो है यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता मिली। यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता कब मिली? यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता जो है कब मिली? 1832 ईस्वी में जो है यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता मिली। पेरिस में कृषक विद्रोह कब हुआ था? पेरिस में जो है कृषक विद्रोह कब हुआ था? पेरिस में कृषक विद्रोह हुआ था 1848 ईस्वी में। 1848 ईस्वी में जो है पेरिस में कृषक विद्रोह हुआ था। अगला प्रश्न है, सिलेसिया के बुनकरों ने ठेकेदारों के खिलाफ कब विद्रोह किया था? सिलेसिया के बुनकरों ने ठेकेदारों के खिलाफ जो है कब विद्रोह किया था? 1845 ईस्वी में विद्रोह किया था। सिलेसिया के बुनकरों ने ठेकेदारों के खिलाफ जो है 1845 ईस्वी में विद्रोह किया था। अगला प्रश्न है, सिलेसिया के बुनकरों ने ठेकेदारों के खिलाफ क्यों विद्रोह किया था? सिलेसिया के बुनकरों ने जो ठेकेदारों के विद्रोह के खिलाफ जो है क्यों विद्रोह किया था? तो ये विद्रोह किया था इसीलिए कि ठेकेदारों द्वारा बुनकरों का शोषण था। ठेकेदारों द्वारा जो है बुनकरों का शोषण हो रहा था, इसीलिए उनका विद्रोह किया था। अगला प्रश्न है, 1871 ईस्वी में जो है किसे जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया? 1871 ईस्वी में किसे जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, विलियम प्रथम को। विलियम प्रथम को 1871 ईस्वी में जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कौन सा कथन जो है असत्य है? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। इसमें कोई भी कथन असत्य नहीं है, यानी दोनों कथन जो है इसका सत्य है। 1848 के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद का जनतंत्र और क्रांति से अलगाव होने लगा। अगला है, वर्षा के हॉल ऑफ मिरर्स में
जर्मन साम्राज्य की घोषणा बिस्मार्क के नेतृत्व में हुई। ये दोनों कथन जो है इसका सत्य है, ना कि असत्य। नेक्स्ट है 19वीं सदी के मध्य में जो है इटली कितने राज्यों में बटा हुआ था। 19वीं सदी के मध्य में इटली कितने राज्यों में बटा हुआ था? तो ये बटा हुआ था 7 राज्यों में। 19वीं सदी में जो इटली 7 राज्यों में बटा हुआ था। अगला प्रश्न है यंग इटली नामक एक गुप्त संगठन किसने बनाया था? यंग इटली नामक एक गुप्त संगठन जो है किसने बनाया था? ये बनाया था जोसेफ मित्सिनी ने। यूसेपे मित्सिनी ने बनाया था। अगला प्रश्न है 1861 में जो है एकीकृत इटली का राजा किसे घोषित किया गया? 1861 में एकीकृत इटली का राजा किसे घोषित किया गया? तो ये घोषित किया गया इमैनुएल द्वितीय को। 1861 ईस्वी में जो है एकीकृत इटली का राजा इमैनुएल द्वितीय को घोषित किया गया। अगला प्रश्न है यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन किस एक्ट से हुआ? यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन किस एक्ट से हुआ है? तो इसका गठन हुआ है एक्ट ऑफ यूनियन 1707। एक्ट ऑफ यूनियन 1707। नेक्स्ट है नारी रूपकों का आविष्कार किस सदी में हुआ था? नारी रूपकों का आविष्कार जो है किस सदी में हुआ था? तो ये हुआ था 19वीं सदी में। नारी रूपकों का आविष्कार 19वीं सदी में आरंभ हुआ था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कौन सा कथन इसमें जो है सत्य है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। इसमें उपरोक्त में से दोनों कथन जो है इसका सत्य है। उपरोक्त में से सभी यानी दोनों कथन इसका जो है सत्य है। नारी रूपकों का आविष्कार जो है कलाकारों ने 19वीं सदी में किया और फ्रांस में नारी रूपकों का नाम मरियान दिया गया। फ्रांस में जो है नारी रूपकों का नाम जो है मरियान दिया गया। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा बाल्कन श्रेणी का हिस्सा है? निम्नलिखित में से कौन सा बाल्कन क्षेत्र का हिस्सा है? तो उपयुक्त सभी जो है बाल्कन क्षेत्र का हिस्सा है। उपयुक्त में से सभी बाल्कन क्षेत्र का हिस्सा है। रोमानिया और बुल्गारिया, मैसिडोनिया और क्रोएशिया, अल्बेनिया और यूनान, ये सभी जो है बाल्कन क्षेत्र का हिस्सा है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट लग रहा है। 1871 के बाद जो है यूरोप में गंभीर राष्ट्रवादी तनाव का स्रोत बाल्कन क्षेत्र था। इस क्षेत्र में भौगोलिक और जातीय भिन्नता थी। इसमें जो है आधुनिक रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बेनिया, यूनान, मैसिडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया और मॉन्टीनीग्रो शामिल थे। क्षेत्र के निवासियों को जो है आमतौर पर स्लाव पुकारा जाता था। बाल्कन क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा ओटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में था। अगला प्रश्न है निम्न कथनों पर विचार कीजिए और बताइए इसमें कौन सा कथन जो है सत्य है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। इसमें दोनों कथन जो है सत्य है, उपरोक्त में से सभी। बाल्कन जो है 1871 के बाद यूरोप में राष्ट्रवादी तनाव का क्षेत्र था। बाल्कन 1871 के बाद यूरोप में राष्ट्रवादी तनाव का क्षेत्र था। अगला है बाल्कन क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा ओटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में था। ये दोनों कथन जो है बिल्कुल सत्य है। अगला प्रश्न है प्रथम विश्व युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कौन सा कथन जो है सत्य है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। इसमें 1, 2 और 3 तीनों कथन सत्य है। इसमें जो है 1, 2 और 3 तीनों कथन बिल्कुल सत्य है। 1913 से 1918 के बीच कीमतें जो है दोगुना हो चुकी थी। बिल्कुल सही है। प्रथम विश्व युद्ध के समय फ्लू की महामारी फैल गई थी। ये भी सही है। और तीसरा है गांवों में जो है अंग्रेज द्वारा सिपाहियों को जबरन भर्ती कराया गया था। ये भी सही है। अगला प्रश्न है 1921 की जनगणना के अनुसार दुर्भिक्ष और महामारी के कारण कितने लोग मारे गए थे? 1921 की जनगणना के अनुसार जो है दुर्भिक्ष और महामारी के कारण कितने लोग मारे गए थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी
120 से 130 लाख लोग मारे गए थे। 120 से 130 लाख लोग जो है मारे गए थे। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे? महात्मा गांधी जो है किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे? तो ये लौटे थे 1915 में। 1915 में जो है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। महात्मा गांधी जो है जनवरी 1915 में भारत लौटे, इससे पहले वे दक्षिण अफ्रीका में थे और 9 जनवरी 1915 को जो है प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाया जाता है। वो दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे इसी उपलक्ष्य में। अगला प्रश्न है, भारत आने के बाद महात्मा गांधी जी का प्रथम आंदोलन कौन सा था? भारत आने के बाद जो है महात्मा गांधी जी का प्रथम आंदोलन कौन सा था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ये था चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह 1917 में उन्होंने जो बिहार के चंपारण इलाके का दौरा किया और दमनकारी बागवान व्यवस्था के खिलाफ किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित किया और चंपारण सत्याग्रह किया। वैसे तो उन्होंने जो है कई जगह पर सत्याग्रह किया था, लेकिन चंपारण सत्याग्रह जो है इसका महत्वपूर्ण था। चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? ये हुआ था 1917 में। चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? 1917 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, खेड़ा सत्याग्रह किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? खेड़ा सत्याग्रह किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? ये हुआ था 1918 ईस्वी में। 1918 ईस्वी में जो है खेड़ा सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था। बागवान व्यवस्था के खिलाफ जो है किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित किया था और 1917 में जो है उन्होंने गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया और फसल खराब हो जाने और प्लेग की महामारी के कारण खेड़ा जिले के किसान लगान चुकाने की हालत में नहीं थे। वे चाहते थे कि लगान वसूली में ढील दी जाए और 1918 में जो है गांधी जी सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने के लिए जो है अहमदाबाद जा पहुंचे। अगला प्रश्न है, राउलेट एक्ट सत्याग्रह किस वर्ष और किसके द्वारा शुरू किया गया? राउलेट एक्ट सत्याग्रह जो है किस वर्ष और किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ये 1919 में जो है महात्मा गांधी के द्वारा ही शुरू किया गया था राउलेट एक्ट सत्याग्रह। इस कामयाबी से उत्साहित गांधी जी ने 1919 में प्रस्तावित राउलेट एक्ट 1919 के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन चलाने का फैसला लिया। भारतीय सदस्यों में भारी विरोध के बावजूद इस कानून को जो है इंपीरियल, इतना ही दिया भाई, यानी इसका विश्लेषण जो है ना, क्वेश्चन का पूर्ण विश्लेषण नहीं है, क्वेश्चन कहाँ से उठाया गया है वो दिया गया है, उसी को आप उसको पूर्ण विश्लेषण कह सकते हैं। मतलब किताब में किस जगह से ये प्रश्न लिया गया है उसका स्क्रीनशॉट दिया गया है प्रश्न के नीचे। अगला प्रश्न है, राउलेट एक्ट के संदर्भ में जो है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए इसमें कौन सा कथन जो है सत्य है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। इसमें जो है कथन केवल 1 और 2 सत्य है। इसमें कथन केवल 1 और 2 सत्य है। इस कानून के जरिए सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया था। और दूसरा है कि महात्मा गांधी जी के दिल्ली में प्रवेश करने पर पाबंदी लगा दी गई। ये दोनों कथन जो है बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न थोड़ा अच्छा था, इसको विश्लेषण पूरा देख लेते हैं इसका। लेजिस्लेटिव काउंसिल ने जो है बहुत जल्दबाजी में पारित कर दिया था। इस कानून के जरिए सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया था। महात्मा गांधी ऐसे अन्यायपूर्ण कानून के खिलाफ और हिंसक ढंग से नागरिक अवज्ञा चाहते थे। इसे जो है 6 अप्रैल को एक हड़ताल से शुरू होना था। विभिन्न शहरों में रैली जुलूसों का आयोजन किया गया। रेलवे वर्कशॉप में कामगार हड़ताल पर चले गए, दुकानें बंद हो गई।
इस व्यापक जन उभार से चिंतित तथा रेलवे व टेलीग्राफ जैसी संचार सुविधाओं के भंग हो जाने की आशंका से भयभीत अंग्रेजों ने राष्ट्रवादियों पर दमन शुरू कर दिया और अमृतसर में बहुत सारे स्थानीय नेताओं को हिरासत में ले लिया गया। गांधी जी के दिल्ली में प्रवेश करने पर पाबंदी लगा दी गई और 10 अप्रैल को पुलिस ने अमृतसर में एक शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चला दी। इसके बाद लोग बैंकों, डाकखानों और रेलवे स्टेशनों पर हमले करने लगे। मार्शल लॉ लागू कर दिया गया और जनरल डायर ने कमान संभाल ली और 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड शुरू हुआ। उस दिन अमृतसर में बहुत सारे गांव वाले सालाना बैसाखी मेले में शिरकत करने के लिए जलियांवाला मैदान में पहुंचे थे और वहां पर उसने गोली चला दी थी और कई लोग वहां पर मारे गए थे। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कौन सा कथन इसमें सत्य है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। इसमें कथन 1 और 2 दोनों सत्य है। इसमें कथन 1 और 2 सत्य है। उस दिन अमृतसर में बहुत सारे गांव वाले सालाना बैसाखी मेले शिरकत करने के लिए जलियांवाला बाग मैदान में जमा हुए थे। जनरल डायर हथियारबंद सैनिकों के साथ वहां पहुंचा और भीड़ पर अंधाधुंध गोली चला दी थी। ये दोनों कथन बिल्कुल सत्य है। 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। उस दिन अमृतसर में बहुत सारे गांव वाले सालाना बैसाखी मेले में शिरकत करने के लिए जलियांवाला बाग मैदान जमा हुए थे और काफी लोग सरकार द्वारा लागू किए गए दमनकारी कानून का विरोध प्रकट करने के लिए एकत्रित हुए। यह मैदान चारों तरफ से बंद था। शहर से बाहर होने के कारण वहां जुटे लोगों का यह पता नहीं था कि इलाके में मार्शल लॉ लागू किया जा चुका है। जनरल डायर हथियारबंद सैनिकों के साथ वहां पहुंचा और जाते ही उसने मैदान से बाहर निकलने के सारे रास्ते को बंद कर दिया। इसके बाद उसके सिपाहियों ने भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चला दी। सैकड़ों लोग मारे गए। बाद में उसने बताया कि वह सत्याग्रहियों के जहन में दहशत और विस्मय का भाव पैदा करके एक नैतिक प्रभाव उत्पन्न करना चाहता था। जैसे जैसे जलियांवाला बाग की खबर फैली, उत्तर भारत के बहुत सारे शहरों में लोग सड़कों पर उतरने लगे, हड़तालें होने लगी और लोग पुलिस से मोर्चा लेने लगे और सरकारी इमारतों पर हमला करने लगे। सरकार ने इन कार्रवाइयों को निर्ममता से कुचलने का रास्ता अपनाया। सरकार लोगों को अपमानित और आतंकित करना चाहती थी। सत्याग्रहियों को जमीन पर न रगड़ने के लिए सड़क पर घिसट कर चलने और सारे साहिबों को सलाम मारने के लिए मजबूर किया गया। लोगों को कोड़े मारे गए और गांवों पर बम बरसाए गए। हिंसा फैलते देख महात्मा गांधी ने आंदोलन वापस ले लिया। जलियांवाला बाग कहाँ पर स्थित है? तो जलियांवाला बाग स्थित है पंजाब के अमृतसर में। जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है? ये स्थित है अमृतसर, पंजाब में। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किस आंदोलन को गांधी जी द्वारा आह्वान किया गया? जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किस आंदोलन को गांधी जी द्वारा आह्वान किया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन। अगला प्रश्न है, खलीफा की तत्कालीन शक्तियों की रक्षा के लिए खिलाफत समिति का गठन कब किया गया था? खलीफा की तत्कालीन शक्तियों की रक्षा के लिए खिलाफत समिति का गठन कब किया गया था? ये किया गया था 1919 ईस्वी में। 1919 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, खलीफा की तत्कालीन शक्तियों की रक्षा के लिए खिलाफत समिति का गठन कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था मुंबई में। खलीफा की तत्कालीन शक्तियों की रक्षा के लिए खिलाफत समिति का गठन कहाँ किया गया था? मुंबई में किया गया था। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था? असहयोग आंदोलन
कब शुरू किया गया था? 1919 ईस्वी में जो है असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था, 1919 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, हिंद स्वराज किसके द्वारा रचित पुस्तक है? हिंद स्वराज जो है किसके द्वारा रचित पुस्तक है? तो ये पुस्तक जो है महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखी गई है। महात्मा गांधी के द्वारा हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी गई है। और यह पुस्तक कब प्रकाशित हुआ था? तो यह पुस्तक प्रकाशित हुआ था 1909 ईस्वी में। 1909 ईस्वी में जो है हिंद स्वराज पुस्तक प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज में महात्मा गांधी जी ने क्या कहा था कि भारत में ब्रिटिश शासन जो है भारतीयों के सहयोग से स्थापित किया गया था। प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज में महात्मा गांधी जी ने कहा था कि भारत में ब्रिटिश शासन जो है भारतीयों के सहयोग से स्थापित किया गया था। असहयोग आंदोलन पर जो है मुख्य प्रस्ताव 1920 में किस अधिवेशन में पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया था नागपुर अधिवेशन में पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, असहयोग खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था? असहयोग खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो ये शुरू हुआ था जनवरी 1921 ईस्वी में। जनवरी 1921 में जो है असहयोग खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, शहरों में असहयोग आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा? शहरों में असहयोग आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, उपरोक्त में से सभी इसका राइट आंसर है। शहरों में जो है असहयोग आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा? तो ये सभी इसका राइट आंसर है। हजारों विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए तथा हेडमास्टरों और शिक्षकों ने इस्तीफे सौंप दिए। मद्रास के अलावा ज्यादातर प्रांतों में परिषद चुनावों का बहिष्कार किया गया। विदेशी सामानों का बहिष्कार किया गया। शराब की दुकानों की पिकेटिंग की गई। व्यापारियों ने विदेशी चीज़ों का व्यापार करने या विदेशी व्यापार में पैसा लगाने से इनकार कर दिया। ये चारों कथन जो है बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, शहरों में असहयोग आंदोलन धीमा क्यों पड़ने लगे थे? शहरों में जो है असहयोग आंदोलन धीमा क्यों पड़ने लगे थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त में से सभी इसका राइट आंसर है। वैकल्पिक संस्थानों की स्थापना की प्रक्रिया बहुत धीमी थी इस वजह से, और ब्रिटिश संस्थानों के बहिष्कार से भी समस्या पैदा हो गई थी इस वजह से। और पहला था कि खादी का कपड़ा जो है महंगा होता था, जिसे गरीब नहीं खरीद सकते थे। इस वजह से भी जो है शहरों में असहयोग आंदोलन धीमा पड़ने लगे थे। अगला प्रश्न है, अवध में जो है किसानों का नेतृत्व किसने किया था? अवध में किसानों का नेतृत्व किसने किया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बाबा रामचंद्र ने जो है अवध में किसानों का नेतृत्व किया था। बाबा रामचंद्र ने जो है अवध में किसानों का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है, अवध किसान सभा का गठन किसके नेतृत्व में किया गया था? अवध किसान सभा का गठन जो है किसके नेतृत्व में किया गया था? ये किया गया था जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में और बाबा रामचंद्र के नेतृत्व में। इन दोनों के नेतृत्व में जो है अवध किसान सभा का गठन किया गया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, उपरोक्त में से दोनों। अगला प्रश्न है, अवध किसान सभा के गठन कब किया गया था? अवध किसान सभा का गठन कब किया गया था? 1920 में जो है अवध किसान सभा का गठन किया गया था, 1920 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, अवध किसान सभा का आंदोलन जो है किसके खिलाफ था? अवध किसान सभा का आंदोलन किसके खिलाफ था? ये आंदोलन था तालुकदारों और जमींदारों के खिलाफ। ये आंदोलन जो था तालुकदार और जमींदारों के खिलाफ था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ए और बी दोनों तालुकदार और जमींदार दोनों के खिलाफ जो है अवध किसान सभा का आंदोलन था। अगला प्रश्न है, वह सन्यासी किसान नेता जो फिजी में एक गिरमिट या मजदूर के रूप में काम किए थे। वह सन्यासी किसान नेता जो फिजी में एक
गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम किए थे, तो वो है बाबा रामचंद्र। बाबा रामचंद्र है। अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश की किस पहाड़ी में एक उग्रवादी गुरिल्ला आंदोलन फैल गया? आंध्र प्रदेश की किस पहाड़ियों में जो है एक उग्रवादी गुरिल्ला आंदोलन फैल गया? तो ये है गुडेम पहाड़ी। गुडेम पहाड़ी, यहाँ पर जो है एक उग्रवादी गुरिल्ला आंदोलन जो है फैल गया। अगला प्रश्न है, उग्रवादी गुरिल्ला आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो ये प्रारंभ हुआ था 1920 ईस्वी में। 1920 ईस्वी में जो है उग्रवादी गुरिल्ला आंदोलन प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, बारदोली सत्याग्रह के संदर्भ में जो है निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और बताइए इनमें जो है कौन सा कथन सत्य है? सत्य ही पूछा होगा। असत्य पूछा है। बारदोली सत्याग्रह के बारे में बताइए इनमें से कौन सा कथन जो है असत्य है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। इसमें असत्य कथन है केवल 2 और 3। केवल 2 और 3 जो है इसमें असत्य कथन है और बाकी कथन सत्य है। बारदोली सत्याग्रह के संदर्भ में जो है ये 2 नंबर और 3 नंबर कथन जो है असत्य है और बाकी दोनों सत्य है। 1927 में बारदोली सत्याग्रह आरंभ हुआ था, ये बिल्कुल असत्य है। भू राजस्व घटाने के खिलाफ था, ये भी असत्य है। इसका सत्य कथन है कि बारदोली सत्याग्रह जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में किया गया था, बिल्कुल सत्य है। और बारदोली सत्याग्रह जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में असफल रहा था, ये कथन इसका सत्य है। अब बाकी ये दोनों जो है असत्य है, यानी 2 और 3 नंबर कथन असत्य है, बाकी 1 और 4 नंबर कथन इसका सत्य है। उन्नीस सौ 28 में जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने गुजरात के बारदोली तालुका में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया, जो कि भू राजस्व को बढ़ाने के खिलाफ था। यह बारदोली सत्याग्रह के नाम से जानाता है और यह जो आंदोलन जो है वल्लभ भाई पटेल के सक्षम नेतृत्व के तहत सफल रहा। इस संघर्ष का प्रचार व्यापक रूप से हुआ और इसे भारत के कई हिस्सों में अत्यधिक सहानुभूति प्राप्त हुई। अगला प्रश्न है, उग्रवादी गुरिल्ला आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था? उग्रवादी गुरिल्ला आंदोलन जो है किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? तो ये प्रारंभ हुआ था अल्लूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में। अल्लूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, अल्लूरी सीताराम राजू को फांसी कब दी गई थी? अल्लूरी सीताराम राजू को फांसी कब दी गई थी? इन्हें फांसी दी गई थी 1924 ईस्वी में। 1924 में जो है इन्हें फांसी दी गई थी। नेक्स्ट है, अल्लूरी सीताराम राजू जो है भारत के किस राज्य के एक आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश के जो है ये आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे। अगला प्रश्न है, ये हमारा लास्ट प्रश्न था इस पार्ट का। ये क्लास 10 का मेरा जो है पार्ट 1 था। इसमें हमने पेज नंबर 157 से लेकर के 166 तक का सॉल्यूशन किया है। ये सीरीज मेरा जारी रहेगा जब तक मैं ये पूरा कंप्लीट ना करवा दूं, तो ये सीरीज को नहीं छोड़ूंगा। ये सीरीज जो है सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी से प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। यदि आप बिहार में किसी भी एग्जाम में जो है अव्वल अंक प्राप्त करना चाहते हैं और बेस्ट स्कोर प्राप्त करना चाहते हैं, सफलता हासिल करना चाहते हैं, तो आपके लिए मैंने खान सर की एक पुस्तक है, उसमें बिहार में अभी तक जितने भी बिहार स्पेशल से प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों का सब्जेक्ट वाइज विश्लेषण दिया हुआ है। और एक एडिटोरिया का पुस्तक है, वो सेट वाइज दिया हुआ है, उसमें कुल 53 सेट है। तो बिहार में सभी एग्जाम में जो है बिहार स्पेशल से प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। लगभग 15 से 20 प्रश्न का वेटेज रहता है बिहार से रिलेटेड। तो उनको आप कवर कर सकते हैं एवं अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो उसका वीडियो जो है हमारे यूट्यूब के प्लेलिस्ट में बना हुआ है, बिहार जीके जीएस स्पेशल के नाम से, बिहार स्पेशल जीके जीएस। उसका लिंक मैं हमारे वीडियो के आई आइकन में दे दूंगा, आप उन्हें भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।